एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डर्बी मिसाइल की, जिसका इंटीग्रेशन Su-30 MKI में होना है। इसके लिए ग्राउंड ट्रायल इसके कर लिए गए हैं। एरो मैकेनिकल टेस्ट होता है जिसमें कि स्ट्रेन, स्ट्रेस, इलेक्ट्रिकल कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं। और जब एयरक्राफ्ट इसको पास कर जाता है तब जाके किसी मिसाइल का हवा में ट्रायल किया जाता है उस एयरक्राफ्ट के साथ। अब इसके बाद इसका कैप्टिव ट्रायल होगा। कैप्टिव ट्रायल में ये होगा कि फेज 1 फेज 2 होगा। फेज 1 में इसके डमी का ट्रायल किया जाएगा, डर्बी मिसाइल के डमी का ट्रायल किया जाएगा। 6 हार्ड पॉइंट पे अलग अलग जगह पे इसको लगा के देखा जाएगा। 90 मिनट की हर बार ट्रायल की जाएगी और इसमें देखा जाएगा कि कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है एयरक्राफ्ट में, कोई दबाव तो एयरक्राफ्ट में नहीं आ रहा है। इसके बाद बिना वॉरहेड के एक्चुअल मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। फिर अंतिम में इसके लॉन्च करने की कैपेबिलिटी, इसके टारगेट को भेजने की, वॉरहेड के साथ ये सारी चीजें टेस्ट की जाएंगी और तब जाके Su-30 MKI में डर्बी मिसाइल का इंटीग्रेशन पूरा माना जाएगा। कुछ 1 से 1.5 साल का समय इसमें लगेगा अगर अच्छे से काम करें तो। अब बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों की। आपको पता है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन भारत आने वाले हैं और उससे पहले अमेरिका में जब ये पूछा गया पत्रकारों से, इनसे नहीं पूछा गया था, दूसरे अधिकारी से पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर पे मध्यस्थता करना चाहता है, उनका जवाब आया सीधे सीधे नहीं, वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान आपस में इसको सेटल कर सकते हैं और वो कर लेना चाहिए उनको। तो बहुत अच्छा जवाब है, इसको बड़ा थम्स अप दिया जा सकता है। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि वो मीडिएशन करना चाहते हैं, वो तो हर चीज में मीडिएशन करना चाह रहे थे, पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह की चीज नहीं चाहता है। बात करें पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों की, तो पाकिस्तान के NSA अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। इनके साथ ISI के प्रमुख भी जाएंगे, पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी के प्रमुख भी जाएंगे और वहां पे डिस्कशन क्या होने वाला है, अफगानिस्तान में जो माहौल चल रहा है वो सीधे सीधे पाकिस्तान के कारण चल रहा है। वहां पे जो जितने भी लड़ाइयां चल रही हैं, तालिबान के द्वारा लड़ाई की जा रही है, वो सीधे सीधे पाकिस्तान की ओर इंगित करता है और सीधे सीधे पाकिस्तान के द्वारा कराया जा रहा है। ये अमेरिका को भी पता है। अमेरिका वहां से निकल चुका है और ये एग्रीमेंट साइन करके निकला था कि तालिबान वहां पर शांति रखेगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। किसके कारण नहीं हो रहा? पाकिस्तान के कारण नहीं हो रहा। इसलिए अब इनको बुलाया गया है, बुलाया ही गया होगा और ये वहां पहुंचेंगे। इनको तलब किया जाएगा कि भाई इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, ये अपनी कुछ प्रॉब्लम बताएंगे, बोलेंगे भैया हमको पैसे दो, तो अमेरिका थोड़ा इनको पैसे दे देगा। यानी कि दोनों इनके अधिकारी अब ये पैसे कमाने जा रहे हैं अमेरिका। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी होंगे, जिस तरह से वो इनके एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका तालिबान पर अटैक करने के लिए, उससे रिलेटेड भी कुछ पैसे की बात होगी। तो ये सारी चीजें कवर की जाएंगी इस मीटिंग में। वैसे अफगानिस्तान मुद्दा जहां पर भी हो रहा है वहां पर ISI के प्रमुख इनके जरूर जा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ संबंध ISI से जरूर है अफगानिस्तान का मुद्दे का। और ये सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान यहाँ पर साथ दे रहा है तालिबान का। अभी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात हुई चीनी फॉरेन मिनिस्टर से और चीन की यात्रा उन्होंने की, वहां पर भी ISI के प्रमुख पहुंचे हुए थे। दोनों ही देशों के बीच में एक 5 सूत्री कार्यक्रम निकलकर सामने आया, डिस्क्लोज किया गया, जिससे कि अफगानिस्तान में शांति बहाल हो सके। इसमें टेररिज्म को खत्म करने की बात भी की गई। और टेररिज्म कौन सा टेररिज्म? ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट वाला जो इस्लामिक मूवमेंट है उसका टेररिज्म, न कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला, जिससे कि पाकिस्तान कहता है कि हम पे अटैक किया जाता है और बैड तालिबान ये है। तो इस पर कोई बात नहीं हुई। उनकी बात ये थी कि भाई 5 सूत्री कार्यक्रम से अफगानिस्तान में शांति लानी है। शांति क्या लानी है? वहां पे उनको बिजनेस प्राप्त करना है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं। और इस मुलाकात में पाकिस्तान ने सभी चीज कंप्लीट होने के बाद कश्मीर का चूरन भी डाला। फिर से चीन ने स्टैंप लगाया कि भाई कश्मीर बायलैटरल मुद्दा है, यूनिलैटरली कुछ नहीं किया जाना चाहिए। सीधे सीधे इंगित करता है कि भारत जो भी यूनिलैटरल डिसीजन ले लेता है वो चीज नहीं होनी चाहिए, ये उनका कहना था। इस पर उन्होंने ठप्पा फिर से लगाया। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया की। कुछ हास्यास्पद खबरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें कि एक पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक फोरम है जिसके द्वारा ये कहा जाता है कि वो एक थिंक टैंक है, इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है और डिफेंस और सिक्योरिटी पे बात करते हैं। उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें कि ये कहा गया कि जो चीन का एयरक्राफ्ट है J-10, जो कि चीन ने इजराइल से लिया हुआ डिजाइन पर बनाया हुआ था, उसको कहते हैं कि 2005 से लेकर 2009 के बीच में जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का इवैल्यूएशन कर रही थी तब पाकिस्तान ने इसको रिजेक्ट कर दिया और चीन को ये बताया कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको चीन सुधारे। और तब जाके चीन ने इसमें कुछ सुधार किए, अब इसको बेहतरीन एयरक्राफ्ट बना दिया और यही पाकिस्तान अब इसको लेने जा रहा है। ये उन्होंने नहीं बताया कि लेने जा रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको लेने जा रहा है। पहले रिजेक्ट कर दिया, अब लेने जा रहा है, ऐसा नहीं हुआ था। चीन ने उस समय देने से मना कर दिया था, अब ये चीन दे रहा है इनको, क्योंकि पुराना हो चुका है, वो लोग काफी संख्या में इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब दे सकते हैं उनको। बात ये भी है कि इसके आगे ट्वीट में उन्होंने ये कहा, सबसे ज्यादा हंसी तो इस पर आई कि जो यूरोफाइटर टाइपून है, रफेल है और ग्रिपीन है, इनका इवैल्यूएशन भी पाकिस्तान के द्वारा उसी समय किया गया था जिस समय J-10 का किया जा रहा था। और पाकिस्तान ने कई कारणों की वजह से इन एयरक्राफ्टों को छोड़ दिया। उसमें महंगा होना इनका एक कारण तो था ही, पर
ये भी था कि भाई इनके स्पेयर पार्ट कैसे आएंगे, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था और इसके कारण इन्होंने इस एयरक्राफ्ट को छोड़ दिया। अगर उनका ये कहना था कि भाई ये विदेशों से आने वाले स्पेयर पार्ट जो हैं वो कभी भी वॉर हो सकती है तो मना कर सकते हैं वो लोग, जिससे कि एयरक्राफ्ट किसी काम का नहीं रहेगा। तो क्या पाकिस्तान कोई विदेशी एयरक्राफ्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा है? सारे एयरक्राफ्ट तो उनके विदेशी ही होते हैं, तो ये किस देसी एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं? JF-17, हाँ वो गैलेक्सी का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। उसके चक्कर में तो अमेरिका का F-22 रैप्टर भी वो छोड़ दें, हाँ दाम उसका नहीं चुका सकते हैं वो, पर इस कारण से कि गैलेक्सी का सबसे अच्छा एडवांस एयरक्राफ्ट तो उनके पास है JF-17, तो दूसरे एयरक्राफ्ट उनको क्यों चाहिए? वैसे ये भी चीन का ही बनाया हुआ है, पाकिस्तानी भले ही इसमें पेंट जॉब कर देते हैं पर ये भी चीन का बनाया हुआ, पर पाकिस्तानी को कौन समझाए, वो ये सोचते हैं कि ये एयरक्राफ्ट उनका एयरक्राफ्ट है। बहरहाल ये थिंक टैंक उनके बता रहे हैं, उनको पाकिस्तान को बता रहे हैं, तो अब कल पूरे न्यूज में आ जाएगा कि भाई हर न्यूज में आ जाएगा कि इस तरह की चीजें हुई थी। एक्चुअलिटी मैंने आपको बता दी कि इस तरह की कोई चीज नहीं है, पैसा चाहिए पैसा, और उसके बिना कोई एयरक्राफ्ट उनको नहीं मिलने वाला। और वैसे भी फ्रांस उनको कोई भी चीज नहीं देता है, क्योंकि वो भारत को एक कस्टमर की तरह देखता है, तो पाकिस्तान को कस्टमर वो नहीं बना सकता है, नहीं तो भारत उनसे छूट जाएगा, ये कंफर्म बात है। इसके अलावा पाकिस्तान के द्वारा एक और अफवाह उठाई गई कि डॉक्टर अल्लाह नसर, जो कि बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स के एक बड़े लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, तो उनको मार दिया गया, कांधार में मार दिया गया, ये चीज खबर उड़ाई गई। पर अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि वो जिंदा हैं। BLA ने ये पोस्ट जारी की है कि वो जिंदा हैं, और ये सारी चीजें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही हैं, और इसलिए फैलाई जा रही हैं ताकि कांधार में उनको मरा हुआ बता दिया जाए और रॉ के एजेंट की तरह बता दिया जाए, ताकि ये जो अफगानिस्तान और भारत इन दोनों का जो गठजोड़ है या इन दोनों के प्रति जो अच्छी छवि है उसको बिगाड़ा जाए। वही जब इनकी जिंदा होने की खबर आई तो पाकिस्तानी लोग ये क्लेम करने लगे कि कांधार में रॉ का एक सेफ हाउस है, उसमें इनको रखा गया है और वहां पर इनको जिंदा रखा गया, बचाया गया है। तो इस तरह की चीजें वो फैलाते हैं। आपको पता है कि आजाद जम्मू कश्मीर, शो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर, जो कि POK है, पाक इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें चुनाव हो रहे हैं। चुनाव कैसे हो रहे हैं? आर्मी के कंट्रोल में ये पूरे चुनाव हो गए। किसने दिया इनको कंट्रोल? वहां की जो इलेक्शन कमीशन है उसने खुद ही कहा कि आर्मी इसको कंट्रोल में ले ले, बैलेट बॉक्सेस को कंट्रोल में ले ले। अब आर्मी बैलेट बॉक्सेस को जब कंट्रोल में ले लेगी तो आर्मी की बनाई हुई सरकार आएगी, जो कि अभी पाकिस्तान में चल रही है, तो सीधे सीधे रिजल्ट डिक्लेयर है, आर्मी जिसको चाहेगी उसी को ये चुनाव में जीत हासिल होगी। वही बात कर लेते हैं अपने CDS विपिन रावत की। उनका कहना है कि जो म्यांमार में अब सैंक्शंस के बाद भी कोई ठीक नहीं हो रहा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उससे चाइना को बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो वहां पर फलेगा फूलेगा, क्योंकि म्यांमार को तो सैंक्शंस झेलने पड़ रहे हैं, पैसा कहां से आए, प्रोजेक्ट कहां से आए, तो चीन उनको प्रोवाइड कर देगा। इससे चीन को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। भारत की नजर इस पर है, क्योंकि ये जो म्यांमार का पूरा इलाका है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है, कल्चरली भी और बॉर्डर भी लगता है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा हुआ जो चिकन नेक है वहां से जुड़ा हुआ है, और जिस पर चीन की बहुत बुरी नजर है, तो चीन की यहाँ पर बुरी नजर है, जिससे कि इस इलाके में कभी भी गड़बड़ी चीन कर सकता है। इसलिए इस जो पूरा का पूरा जो सिनारियो चल रहा है म्यांमार में, उसमें भारत की कड़ी नजर है और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, उचित कदम लिया जाएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।